नमस्कार। हमारे देश में इस समय यूडीएफ यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल यानी कि जिसे हम मोशन में अनपचा खाना आना बोल सकते हैं, वो अक्सर लोगों को होता है और कभी कभार ये क्रॉनिक पेट की गंभीर बीमारियों में भी कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम आईबीएस भी कहते हैं। आईबीएस अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि IBS-C यानी कि IBS कॉन्स्टिपेशन, IBS-D IBS डिसेंट्री, IBS मिक्स यानी कि दोनों को मिक्स करके, यानी कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी लूज मोशन भी हो सकते हैं और डिसेंट्री भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। तो जो लोग इस तरीके से सोचते हैं कि भाई हमने खाना खाया, मोशन गए तो पेट हमारा ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी उस चीज़ को चेक किया कि आपका जो मोशन है वो कैसा आ रहा है? वो फटा तो नहीं आ रहा है, वो शेप में तो नहीं आ रहा है, या बिखरा हुआ आ रहा है, या जैसा आप उसमें खा रहे हैं, मान लो कोई भिंडी के बीज, टमाटर के छिलके, दालें, जो भी आप खाते हैं वो उसमें साबुत तो नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो आपको यूडीएफ की समस्या यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल्स की समस्या हो सकती है। अब अनडाइजेस्टेड फूड स्टूल की समस्या कब कब हो सकती है, किन कारणों से हो सकती है, वो अलग मैटर है। वो ज़्यादातर आपका डाइजेशन जब वीक होता है तभी ये चीज़ें हो सकती हैं। डाइजेशन वीक का मतलब है कि आपके पेट में HCl नहीं बन रहा है, जिससे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, यानी कि पेट की HCl नहीं बन रही है, यानी पेट का pH लेवल 3 या उसके नीचे नहीं जा पा रहा है। तो आपको गैस एसिडिटी, और साथ में जब गैस एसिडिटी होती है तो जो लोग लंबे समय से ये गैस एसिडिटी से पीड़ित रहते हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या रहती है, और जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है लंबे समय से उनको पाइल्स की भी समस्या होती है, और जिनको पाइल्स की समस्या होती है धीरे धीरे फिस्टुला फीसा कई चीज़ें और हो जाती हैं। तो धीरे धीरे रोग अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन जब हम मूल कारण देखते हैं तो पेट का ठीक ना होना ही इसमें सबसे बड़ा कारण है। बाकी चीज़ तो दिखती है, पाइल्स भी दिखेगा, फिस्टुला भी दिखेगा, फिशर भी दिखेगा, लेकिन आपको आईबीएस जब हो जाता है तो वो किसी भी रिपोर्ट में नहीं आता है। आप रिपोर्ट कराते हैं, डायग्नोस कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको तरह तरह की टेस्टिंग के लिए बताते हैं, चाहे वो एंडोस्कोपी हो, कोलोनोस्कोपी हो, ब्लड रिपोर्ट हो, कुछ और हो, ठीक है। तो सब चीज़ें आपको कराते हैं और बोलते हैं कि नहीं जी आपके उसमें तो सब कुछ ठीक दिख रहा है, आपको कोई मानसिक रोग है, आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। तो आप जब साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो आपको कुछ नींद की गोली दे देते हैं ताकि आप फालतू सोचें नहीं, क्योंकि ये चीज़ सोचने से ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वो उनका काम भी वो अपनी जगह सही है। लेकिन जब आप परेशान हो जाते हैं तो आप निराशा में चले जाते हैं, और कई कई लोगों को डिप्रेशन और एंग्जाइटी का भी शिकार होना पड़ता है इसकी वजह से। तो आईबीएस एक बहुत ही गंभीर रोग है। कुल मिला के इसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार पेशेंट लास्ट स्टेज में आते हैं, बोलते हैं जी ठीक कर दो। आज आपने कितना समय इसको ख़राब करने में लिया, क्या आपने इसके बारे में सोचा? नहीं सोचा। जब आपको दिक्कतें हल्की हल्की हो रही थी, पेट में टाइटनेस नहीं थी, पेट थोड़ा लूज़ था, तो आप हमारे पास क्यों नहीं आए? ये तो आपने नहीं सोचा। आपको 10 साल से आईबीएस की दिक्कत है, 20 साल से आईबीएस की दिक्कत है, और कई बार तो बहुत ज़्यादा 30-30 साल वाले भी आते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी समय नहीं देते। ठीक है, जैसे ही उनको थोड़ा रिलीफ आने लगता है वो सोचते हैं कि हम ठीक हो गए हैं, अब हम घर चले जाते हैं, हम यहाँ क्यों रुकें। तो जब आदमी की सोच ऐसी होती है तो वो ट्रीटमेंट भी ठीक से नहीं करा पाता और जल्दी जल्दी पाला बदलते रहता है, यानी कि ट्रीटमेंट चेंज करते रहता है, बदलते रहता है, दवाइयाँ खाता है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी खाता है। कई बार तो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक दवाइयाँ खाने के बाद भी पेशेंट ठीक नहीं होता, तभी वो हमारे पास न्यूरोथेरेपी में, क्योंकि न्यूरोथेरेपी जैसे कि हम जानते ही हैं निराश रोगियों में आशा की एक किरण है और बहुत गंभीर मसले भी ठीक करती है, जिसमें से बैक पेन भी हो गया, नी पेन हो गया, अर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गैस्ट्राइटिस, नेफ्राइटिस, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि इतना बार बोलने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन हम जो रूट कॉज देखते हैं वो पेट को ही देखते हैं। हम आपका डाइजेशन इंप्रूव करते हैं, डाइजेशन इंप्रूव करने से धीरे 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 करके समय के साथ में आईबीएस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। अब आईबीएस में ठीक होने में कितना समय लगता है, ये कॉमन क्वेश्चन है, सभी पूछते हैं। देखो, आईबीएस ठीक होने में कोई पक्का
इतना दिन लगेगा वो कोई फिक्स नहीं है। उसके लिए आपको दिनचर्या में बदलाव करना पड़ता है, कुछ रूटीन एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कुछ हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं वो सब भी होता है, और कोई फिक्स साइकिल नहीं है। ये मान के चलिए कम से कम 15 दिन तो आपको लगते ही हैं, कम से कम 15 दिन, और अधिक से अधिक की कोई सीमा नहीं है। हो सकता है आप 1 महीने में भी ठीक हो जाए, हो सकता है आप 2 महीने में भी ठीक हो जाएं, हो सकता है आपको ज़्यादा समय भी लगे, तो कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि दो रोगी को फटा हुआ मल आ रहा है, या उसको काम करने का मन नहीं कर रहा है, एकदम बुझा बुझा सा रहता है, पढ़ने का मन, मतलब किसी से बात नहीं करता, डिप्रेशन में रहता है, ठीक है, और बिल्कुल फटीग होता है, बात भी सही से करना नहीं चाहता किसी से, तो ऐसे व्यक्ति को IBS की शिकायत होती है। नींद भी नहीं आती है, पेट में क्रैम्प्स भी उठते हैं, और किसी को उठते हैं किसी को नहीं भी उठते हैं, कुछ पक्का नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पेट में क्रैम्प्स आते हैं, ऐंठन आती है, दर्द आता है अजीब सा, और वो लोग समझ में नहीं आता कि करें क्या, और रिपोर्ट में तो हमने सारे करा दिए लेकिन ठीक नहीं हो रहे। तो ऐसे लोग IBS के शिकार हो सकते हैं। अगर हमने जो आपको जानकारी दी है, अगर आपको भी ये सब रोग है, तो आप जल्दी ही आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं और समय रहते इस बलाव को टाल सकते हैं। अगर आपने देरी की तो हो सकता है कि आपका ट्रीटमेंट और लंबा खींचे, या ठीक आप हों या ना हो उसकी भी कोई पता नहीं है, क्योंकि कितना समय लगेगा, क्योंकि गंभीर समस्या हो जाती है फिर दिक्कत आती है, और उतना टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अगर आप जल्दी ही हमारे पास आ जाते हैं तो आप जल्दी ही रिकवर हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी IBS के बारे में आपको समझ में आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, और अधिकतम लोगों तक पहुँचाएँ, और बेल आइकन को जरूर आप दबा के रखें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और जानकारी भी अपडेट आपको होती रहे।